हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं दिव्यांश त्रिपाठी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टू क्लैरिटी में। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, और क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है, यानी कि एक लेक्चर हो चुका है। अगर आप सभी लोगों ने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो उस लेक्चर को जरूर अटेंड करिए, फिर इस लेक्चर पे आइएगा। तो इसका एक लेक्चर हो चुका है, तो उस लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। उस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि कोई भी दो पदार्थ मिलकर अगर एक तीसरा नया पदार्थ बना लेते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उस प्रोसेस को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और उस रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना यानी प्रतीकों और चिन्हों सहित लिखना, उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। और उस अभिक्रिया के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि अभिकारकों के बीच जो पुराने रासायनिक आबंध होते हैं वो टूट के उत्पादों में नए रासायनिक आबंध बनते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया। और उसके साथ ही साथ मैंने आपको 3 क्रियाकलाप कराए थे जो हमारे एनसीईआरटी बुक में थे। ठीक है, आप सब उन पहले लेक्चर को रिवाइज करके बैठिएगा, क्योंकि वो प्रीवियस लेक्चर का आज ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, यानी कि जो पहला लेक्चर हमने किया था, जो हमने तीनों क्रियाकलाप किए थे, उसी में से ये हमको पढ़ना है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न हुई, यानी कि किसी भी अभिक्रिया को हम देख के यह बता सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। उसी के लिए हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि गैस का निकलना, कि क्या कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से हो सकती है कि उसमें से गैस निकले। इसके लिए ही हम लोगों ने वो तीनों क्रियाकलाप समझे थे। ठीक है, तो जैसा कि इसमें पहला दे रखा है कि गैस का निकलना, हमने शायद जो क्रियाकलाप 1.3 तीसरा जो किया था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जिंक यानी कि जस्ते की अभिक्रिया जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl अम्ल से एक बीकर के अंदर कराई थी। तो जब उसने मतलब जिंक ने सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl अम्ल कोई भी अम्ल ले सकते हो, उसके साथ जब अभिक्रिया की थी तो उसमें H2 गैस निकली थी। यानी कि हम क्रियाकलाप 1.3 के आधार पर ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया गैस के निकलने से अभिलक्षित होती है। यानी कि किसी भी अभिक्रिया में यदि गैस निकल रही है तो उसको देखकर हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट है, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना क्रियाकलाप 1.2 में आपको क्या बताया था कि उसमें था पोटेशियम आयोडाइड KI की रिएक्शन हमने लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस से किया था। तो लेड आयोडाइड हमको प्राप्त हुआ था। लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ था। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हमको अवक्षेप मिल सकता है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण है। तीसरा पॉइंट क्या था, रंग में परिवर्तन होना। पुनः हम क्रियाकलाप 1.2 पे चलते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, पोटेशियम आयोडाइड का एक विलयन लिया था जो रंगहीन था, जिसका कोई कलर नहीं था, और लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, उसको लिया था, उसका भी कोई रंग नहीं था। जब हम लोगों ने उसको आपस में मिलाया तो उसका एक पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ था। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है, ताप में परिवर्तन होना, चेंज इन टेम्परेचर। फिर से हम क्रियाकलाप 1.3 पे चलते हैं। ठीक है, 1.3 में हमने क्या किया था कि जिंक की रिएक्शन तनु HCl या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई थी। अगर HCl से कराएंगे तो हमको प्राप्त होगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती और उसके साथ
ऊष्मा निकलती है, यानी कि तापमान बढ़ जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत तापमान का बढ़ना संभव है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण है। ठीक है, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं अटेंड किया तो उसे जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है, तो जैसा कि लिखा हुआ गैस का निकलना, तो इस रिएक्शन इसकी लिख लेते हैं। गैस का निकलना क्रियाकलाप 1.3 में हुआ था। 1.3 में क्या था कि जिंक या क्रियाकलाप में क्या बोला था, जस्ता का ही हम जिंक से लिखते हैं। जिंक रिएक्शन जब हमने HCl से कराई थी, ठीक है, HCl से कराई थी, तो हमको क्या मिला था, ZnCl2 प्लस H2 गैस प्लस ऊष्मा, यानी कि ताप बढ़ गया था। तो ये एक हमारी रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण है, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया गैस के निकलने से अभिलक्षित होती है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि क्रियाकलाप वन 1.3 के आधार पर हम यह, आप लोग साथ में नोट करते रहिएगा जिससे आपका टाइम बच जाए। क्रियाकलाप 1.3 के आधार पर हम यह कह सकते हैं, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया गैस के निकलने से अभिलक्षित होती है। यानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई भी अभिक्रिया है, अगर उसमें गैस निकल रही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अवक्षेप का बनना हमारी कौन सी क्रियाकलाप में हुआ था, 1.2 में जब हमने पोटेशियम आयोडाइड, फॉर्मूला आपको याद करने के, जो हमने बेसिक्स की क्लास की थी उसमें सारे फॉर्मूले आपको कराए थे, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा। क्या लिया था उसमें, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन हमने किससे कराई थी, लेड नाइट्रेट। इसको लिख लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट। जब हमने पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट से कराई थी तो हमको लेड आयोडाइड मिला था, और उसके साथ पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3। ठीक है, पिछले लेक्चर में यहाँ पे टॉइस लगा दिया था वो गलती से, तो यहाँ पे टॉइस नहीं लगेगा। ठीक है, लेड आयोडाइड का क्या था, हमको एक पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ था। अगर आपके जैसे कि एग्जाम में पूछता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण लिखो, तो उसके अंदर ये चारों आपको पॉइंट लिखने हैं, पांचों पॉइंट, और उसके अंदर जो जो मैं रिएक्शन आपको लिखा रहा हूं वही लिख देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो क्या था, अवक्षेप का बनना,
ठीक है, इसमें भी ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। क्रियाकलाप 1.2 के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेप के बनने से अभिलक्षित हो सकती है। आई होप आप लोग ये लिख लेंगे, ठीक है, तो उस पर समय नहीं बर्बाद करते ज़्यादा। यानी ठीक है, अगला पॉइंट क्या था? ताप में परिवर्तन होना। ताप में परिवर्तन होने का मतलब है ताप घट सकता है, ताप बढ़ सकता है। हम लोगों ने क्रियाकलाप 1.3 को अच्छे से समझा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब जिंक की रिएक्शन हम HCl से कराते हैं तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती थी और ऊष्मा निकलती थी। जब उसमें क्रियाकलाप में कराया था कि छोटे छोटे बुलबुले से उठ रहे हैं, अगर हम उस बीकर को स्पर्श करेंगे, छुएंगे, तो हमको हल्का गर्म महसूस होगा, यानी कि तापमान का बढ़ जाना, यानी कि तापमान उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही इसमें रिएक्शन ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो फिर ले लेते हैं वही जिंक की रिएक्शन, इस बार H2SO4 से ले लेते हैं। H2SO4 कैसा है? तनु। तनु का मतलब आपको बताया था कि इसमें पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, इससे जब हम कराएंगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बनेगा प्लस वही हाइड्रोजन गैस अपना प्लस ऊष्मा, यानी कि गैस निकलेगी। इसमें एक और रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं कि डेली लाइफ में, जैसा कि आप लोगों ने चूना देखा होगा, जब हम लोग बिना बुझा हुआ चूना लेके आते हैं जिसका फॉर्मूला था CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब हमारे घर में पुताई होती है तब चूना जब लेके आते हैं उसको अगर हम पानी में डाल देते हैं तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद पानी खोलने लगता है या उससे भाप उठने लगती है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा रिलीज होती है। तो वो भी रिएक्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि क्या कैल्शियम ऑक्साइड CaO की रिएक्शन हम जल से जब करा दें तो हमको क्या मिलता है? CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना प्लस इससे ऊष्मा बहुत मात्रा में रिलीज होती है, यानी कि ऊष्मा उसमें निकलती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? बुझा हुआ चूना, है ना। बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो आपको सोच रहे होंगे मैं सिर्फ रिएक्शन लिखाई दे रहा हूँ, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, आपको बस रिएक्शन लिख के छोड़ देना है और पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला है अवस्था में परिवर्तन होना, अगला और लास्ट। अवक्षेप, तापमान में, अवस्था में परिवर्तन, एक छूट रहा है, रंग में परिवर्तन होना, है ना। तो अगली स्लाइड हम इसमें ऐड कर, पहले ये समझ लेते हैं अवस्था में परिवर्तन होना। ये क्रियाकलाप में तो नहीं था, बट हम ले सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि आपको सबसे सिंपल सी लेते हैं, H2O2 सबसे सिंपल है ना। H2 क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? H2O, जल बनाते हैं। जल की अवस्था क्या है? लिक्विड। ठीक है, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था का परिवर्तन, यानी कि अवस्था में परिवर्तन होना संभव है। ठीक है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक छूट रही है, रंग में परिवर्तन होना, है ना। तो एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 5वां पॉइंट लिख लेते हैं, रंग में परिवर्तन होना। यह भी क्रियाकलाप 1.2 के आधार 1.2 के आधार पर ही समझेंगे। उसमें हम लोगों ने फिर से रिवाइज करते हैं, भाई क्या लिया था? पोटेशियम आयोडाइड लिया था, बार बार वही, इतने में तो आपको रट भी गए होंगे। पोटेशियम आयोडाइड, साथ में क्या लिया था? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट लिया था, और क्या बना था? लेड आयोडाइड बन गया था, PbI2। PbI2
प्लस 2KNO3। ठीक है, ये दोनों रंग विहीन थे, इनका कोई कलर नहीं था। ठीक है, ये भी कलरलेस था, रंग विहीन। जब आपस में इनको मिलाया तो हमको पीले कलर का अवक्षेप प्राप्त हुआ, पीला अवक्षेप। यानी कि इस अपक्रिया से हम समझ सकते हैं कि किन्हीं भी दो पदार्थों को मिलाने पर किसी भी अपक्रिया को करने पर रंग में परिवर्तन हो सकता है। ओके बच्चों, ठीक है। तो जो अगला हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। पहले लेक्चर में हमने रासायनिक अपक्रिया के बारे में सब कुछ समझ लिया था और उसके आधार पर 3 क्रियाकलाप भी कर लिए थे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण, कि आखिर रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी कि केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमने बताया था आपको पहले लेक्चर में कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके चिन्हों व प्रतीकों सहित लिखना या दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हमने कोई भी जो क्रियाकलाप 1 किया था, क्रियाकलाप 1 में हमने क्या किया था, मैग्नीशियम था उसको हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कर दिया था, यानी जलाया था। तो हमको क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण। तो ये इस प्रोसेस को हमने आपको बताया था कि इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं। ठीक है, और इसको इस संक्षिप्त रूप में लिखना, इसको जैसे कि इस संक्षिप्त रूप में लिखना, यानी कि प्रतीक व चिन्हों से। जैसे मैग्नीशियम, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, इसको हम लोग लिखते हैं Mg से। ठीक है, Mg से। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, और इसको संक्षिप्त रूप में लिखना, इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 1-2 नंबर में डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो आप लोग साथ में नोट करिएगा, क्या लिखेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों, चिन्हों सहित दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। वही क्रियाकलाप 1 वाली रिएक्शन, मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराई थी, मतलब जलाया था वायु की उपस्थिति में। तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक चूर्ण प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, और इसको इस तरीके से लिखना, इसको बोलेंगे हम रासायनिक समीकरण। हमारी रासायनिक समीकरण भी 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरी होती है असंतुलित। इसको आगे पढ़ेंगे, पहले यहीं पे जान लेते हैं क्या ये रिएक्शन संतुलित है। आप इसको देख के बताइए। देखो, अभिकारक में जो मैग्नीशियम की संख्या है वो 1 है, उत्पाद में मैग्नीशियम की संख्या 1, यानी कि मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, और ऑक्सीजन की संख्या अभिकारकों में 2 है, उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है, यानी कि ये असंतुलित समीकरण। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि समीकरण दो प्रकार की होती हैं, संतुलित और असंतुलित। ठीक है, समीकरण दो प्रकार की होती हैं, संतुलित असंतुलित। एक सेकंड, असंतुलित। ठीक है, संतुलित रिएक्शन, असंतुलित लिख लेते हैं पहले, जैसे यही ले लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की रिएक्शन से मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, यह है असंतुलित। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, ठीक है, मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, इधर ऑक्सीजन दो, इधर एक, यानी कि इधर हम दो से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन अब देखो मैग्नीशियम का क्या हुआ, मैग्नीशियम इधर एक इधर दो, यानी कि मैग्नीशियम अब असंतुलित हो गया। तो इधर हम मैग्नीशियम में दो से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गए। तो इसको हम लिख देंगे संतुलित, संतुलित। ठीक है, रासायनिक समीकरण आपको समझ आया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रासायनिक समीकरण लिखना, कि आखिर हम रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि वही पिछली समीकरण उठा लेते हैं हम, क्या था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, या तो क्रियाकलाप की कोई भी रिएक्शन उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड वाली उठा लेते हैं हम लोग, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट से हम लोगों ने की थी, तो क्या बना था, लेड आयोडाइड बना था, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बना था। ठीक है, तो अब हम इसको देख के क्या बता सकते हैं कि हम किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे लिख सकते हैं। ये भी एक रासायनिक समीकरण है, ये भी एक रासायनिक समीकरण, इसको देख के हम क्या कर सकते हैं। देखो ये राइट हैंड है, यानी कि दायां पक्ष, ये बायां पक्ष, तो इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण में के बाएं पक्ष में जो भी तत्व या जो भी यौगिक पदार्थ लिखे होते हैं उनको हम अभिकारक बोलते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत बाएं पक्ष में हमेशा अभिकारकों को लिखा जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग ये लिख लेते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाएं पक्ष में अभिकारकों को लिखा जाता है। और अभिकारक किन्हें कहते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो भी जितने भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब बाएं पक्ष में जो तत्व लिखे जाते हैं या यौगिक लिखे जाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अब जो दाएं पक्ष में यानी कि राइट साइड पे जो भी तत्व या यौगिक लिखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में
अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के दाएं पक्ष में उत्पादों को या फिर उत्पाद को लिखा जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब ये सोच रहे होंगे, ठीक है, ये क्या होता है कि दोनों अभिकारकों और उत्पादों के बीच हम एक तीर का निशान लगाते हैं, जिससे कि ये पता चले कि ये अभिकारक है, ये रिएक्शन इस दिशा में हुई है और हमको ये उत्पाद प्राप्त हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिख लेते हैं क्या, कि अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच तीर का निशान लगाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो ये तीर का, इसको सही कर देते हैं थोड़ा, तीर का जो ये पूंछ वाला सिरा है, ये जो पूंछ वाला सिरा है ये अभिकारकों की तरफ होता है, और जो ये स्थिर वाला सिरा है वो हमेशा उत्पादों की साइड होता है। यानी कि इसको देख के हम कह सकते हैं कि उत्पाद किस दिशा में बन रहे हैं, वो इस हम सिर वाले सिरे से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसको भी लिख लो, क्योंकि याद रहेगा, बार बार लिखेंगे तो याद रहेगा। जिसमें तीर के पूंछ वाला सिरा अभिकारकों की तरफ तथा इसको क्या बोल सकते हैं, हेड, हाँ इंग्लिश में लिख लो भाई, तथा हेड वाला सिरा उत्पादों की ओर होता है। उत्पादों की ओर होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे मेजर 3 पॉइंट हैं कि इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है? हाँ, अगला टॉपिक जो है वो है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित होना क्यों आवश्यक है। ठीक है, यानी कि जो भी रासायनिक समीकरण होती है उसका संतुलित अवस्था में होना आवश्यक है। क्योंकि एक जो लॉ है, मास कंजर्वेशन का लॉ आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम बदल सकते हैं, यानी कि इसे हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और यही नियम यहाँ पे भी लागू होता है। यानी कि अभिकारकों में तत्वों का जितना द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान उत्पाद जब बनता है, अभिक्रिया के पश्चात जब उत्पाद बनता है उसमें भी तत्वों का उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो हमारे द्रव्यमान संरक्षण नियम पर लागू होती हैं। उन सभी अभिक्रियाओं पे द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है। तो
ऐसा हम लिख सकते हैं इसमें कि किसी भी अभिक्रिया में किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान अभिकारकों में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान, ये हा जैसा लग रहा हो, तत्वों का द्रव्यमान उत्पाद में उपस्थित, क्या उत्पाद में उपस्थित, ऐसा बोल सकते हैं, उत्पाद में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। ठीक है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया पर द्रव्यमान, इसको थोड़ा सही से लिख देते नहीं तो हा के तरीके से आपको लगेगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया पर द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है। इसलिए यह हम यह कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित होना आवश्यक है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि मास जो द्रव्यमान है उसको ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, उसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। तो वही हम कहेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है, इसलिए उस अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं द्रव्यमान। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक जो है हमारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम किस तरीके से संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, उसको हमारी एनसीईआरटी बुक में उसके 7 चरण दिए गए हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें। तो पहला जो चरण हमारा है, इसमें एक रिएक्शन दी हुई है, क्या दी हुई है कि हमने आयरन ले लिया Fe की रिएक्शन हमने जल से करा दी तो हमें Fe3O4 मिला, प्लस क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, Fe3O4 को हम लोग बोलते हैं फेरोस्फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरोस्फेरिक ऑक्साइड, फेरोस्फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला चरण है, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो हमारा बोलता है, वो ये कह रहा है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। ये जो रिएक्शन लिखी है इसमें जितने भी सूत्र दिए हुए हैं उनके चारों ओर हमको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, तो ये जैसा कि ये दिया हुआ आयरन, इसके
चारों ओर एक ऐसा बॉक्स बना लेना है, H2O के चारों ओर एक ऐसा बॉक्स बना लेना है, ठीक है। यानी कि जितने भी तत्व दिए हैं सबके चारों ओर एक ऐसा बॉक्स बना लेना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये बोल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। दूसरा स्टेप जो है हमारा वो बोल रहा है कि असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। एक ऐसी आप लोगों को सूची बना लेना है, उसमें हमको क्या लिखना है कि रासायनिक अपक्रिया में जितने भी तत्वों ने भाग लिया हुआ है उन सभी तत्वों की एक हम सूची बना लेंगे। सूची ऐसे बनानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको 3 कॉलम बना लेना है। उसमें जो सबसे पहला वाला कॉलम रहेगा वो हमारा रहेगा तत्वों का, तत्व यानी कि एलिमेंट, ठीक है। इसमें हम सारे एलिमेंट लिखेंगे जो इस रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं। दूसरा क्या लिखेंगे, अभिकारकों में, अभिकारकों को बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी कि इन रिएक्टेंट। दूसरा जो कॉलम, तीसरा यानी कि जो कॉलम बनेगा वो हमारा बनेगा उत्पादों में, यानी कि प्रोडक्ट, उत्पादों में यानी कि इन प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में हमको ये करना है। अब इसमें क्या बोला गया है कि रासायनिक असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के, जितने भी तत्व इसमें अब भाग ले रहे हैं उनकी एक सूची बना लेना है। तो अब पहला तत्व कौन सा है, Fe, ठीक है। दूसरा तत्व कौन है, तत्व लिखना है, यौगिक नहीं लिखना है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। तीसरा तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके अलावा कोई तत्व आपको दिख रहा है, इधर भी उत्पाद में भी देख लीजिए, ये आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। यानी कि इस पूरी रासायनिक समीकरण के अंतर्गत सिर्फ ये 3 तत्व ही हैं, ठीक है। अब हम लोग गिनती कर लेते हैं कि अभिकारक में कितने तत्व हैं और उत्पाद में कितने हैं। अभिकारक, इसको बताया था ना अभी रासायनिक समीकरण लिखने में कि जो बाएं पक्ष में होते हैं, ठीक है, उनको हम अभिकारक बोलते हैं, और जो दाएं पक्ष में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो अभिकारकों में आयरन की संख्या कितनी है, यहाँ पे आयरन आपको 1 दिख रहा होगा, इसके अलावा कुछ दिख रहा ना, तो आगे वो 2 लिखा ना पीछे 2 लिखा, यानी कि यहाँ पे आयरन जो है वो सिर्फ 1 ही है। तो अभिकारकों में आयरन की संख्या कितनी है, 1, ठीक है। ऐसे आप लोगों को स्टेप वाइज सूची बनानी है, ठीक। हाइड्रोजन अभिकारकों में कितने हैं, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, एक सेकंड, क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि हाइड्रोजन कितने हुए, 2 हुए। अगर यहाँ पे आगे 2 लिखा होता तो हम क्या करते, इस 2 की मल्टीप्लाई ये हाइड्रोजन के 2 में कर देते, यानी कि यहाँ पे तब हम 4 लिख देते, ठीक है। तो अभी फिलहाल 2 ही हैं। कितने अभिकारकों में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन देखो 1 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के इधर अगर 2 लिखा होता तो हम यहाँ पे लिखते कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। आगे लिखा हुआ है तो इसको हमको नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि ये हाइड्रोजन का 2 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, 1, ठीक है। अब हम उत्पादों में देख लेते हैं। उत्पादों में आयरन कितने दिए हुए हैं, आयरन के साथ Fe3 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 3 आयरन दिए हुए हैं, ठीक है। उत्पाद में आयरन कितने हैं, 3। ऑक्सीजन के साथ क्या लिखा हुआ है, 4, Fe3O4, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे है 4, ठीक है। ऐसे आप लोगों को सूची बनानी है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2, ठीक है। स्टेप 2 हमारा जो बोला है हम लोगों ने वो कर लिया है।
आप लोगों को भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। अगला जो स्टेप है वो क्या कह रहा है, इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। Fe की रिएक्शन H2O से कराई है तो हमको फेरोस्फेरिक ऑक्साइड मिला है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकली है, ठीक है। अब यहाँ से मेन स्टेप हमारे स्टार्ट होते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस करने के। तो सबसे पहला मतलब तीसरा जो स्टेप है उसमें क्या बोला गया है कि सुविधा के लिए क्या करते हैं, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु है? इधर देखिए आयरन यौगिक तो है नहीं क्योंकि अकेला है, यानी यहाँ पे एक ही परमाणु है। यहाँ पे H2O यौगिक है, यहाँ पे कितने परमाणु हैं? 2, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, यानी कि यहाँ पे कितने हैं? 3 परमाणु। यहाँ पे है 3, यहाँ पे अकेला है। इसमें देखिए Fe3O4 आयरन के 3 परमाणु और ऑक्सीजन के 4, यानी कि यहाँ पे टोटल 7 परमाणु हैं। यानी कि इस वाले को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन 2 ही हैं, तो इसमें बोला गया है सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करेंगे, चाहे वो अभिकारक में हो या उत्पाद में हो, ठीक है। ये हमको नहीं देखना है कि अभिकारक का पहला करना है या उत्पाद, किसी में भी हो, वो हमको जिसमें सबसे ज्यादा है वही उठाना है। फिर उसमें क्या बोल रहा है, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। अब जैसे कि यहाँ पे Fe3O4 में सबसे ज्यादा परमाणु है 7, और इसमें ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। आयरन कितने हैं? 3। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं, ठीक है। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। इधर देखो 4 है, इधर 1 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु, ठीक है, ऑक्सीजन के परमाणु। एक कॉलम बनाएंगे ऑक्सीजन के परमाणु, एक में लिखेंगे हम अभिकारकों में और एक कॉलम बनाएंगे उत्पादों में। इस रिएक्शन को हम लोग दोबारा अच्छे से लिख लेते हैं। जो हमारी रिएक्शन थी क्या, Fe की रिएक्शन हमने H2O यानी जल से कराई, तो हमको फेरोस्फेरिक ऑक्साइड मिला प्लस जल में हाइड्रोजन गैस मिली, ठीक है। अब इस तरीके से हमको 3 कॉलम बनाने हैं। एक बनाना है ऑक्सीजन का परमाणु का, एक बनाना है अभिकारकों में, एक बनाना है उत्पादों में। अब यहाँ पे जो हमको पहला पॉइंट लिखना है कि प्रारंभ में, ठीक है। दूसरा जो हमको पॉइंट लिखना है, संतुलित करने के बाद, ठीक है। प्रारंभ में अभिकारकों में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? अभिकारक इधर वाले होते हैं, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन है 1। उत्पादों में ऑक्सीजन कितने हैं? उत्पाद में है 4, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि अभिकारकों में तो 1 ऑक्सीजन है, उत्पाद में 4 ऑक्सीजन है। अब हमको इनको बैलेंस करना है, यानी कि ये अगर इधर उत्पाद में 4 हैं तो इसमें भी 4 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर अभिकारक में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे और इधर भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 गुणे 1 बराबर 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभिकारक में जिस यौगिक के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है, ध्यान देना हमको, जिस यौगिक के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है वहां पर हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गए, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गए।
तो हमको ये रिएक्शन प्राप्त हुई। ठीक है, इसमें हमको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ उस यौगिक में 4 से मल्टीप्लाई करना है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा क्या कहता है, वो रिएक्शन हम लोग फिर से नोट कर लेते हैं। क्या थी, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2 हमको देता है। ठीक है, तो अब पिछले स्टेप में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। देखिए 4 की जब मल्टीप्लाई हम एक ऑक्सीजन में करेंगे तो 4 ऑक्सीजन हमको मिल जाएंगे, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है। अब जो फोर्थ स्टेप कह रहा है कि फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि अभी देखो आयरन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब हमको इसमें से कौन सा तत्व लेना है। हमने सबसे जो तीसरा स्टेप था उसमें बोल रहा था कि उस तत्व के मतलब उस यौगिक को उठाना है जिसमें सबसे ज्यादा तत्व यानी कि सबसे ज्यादा परमाणु है। तो हमने Fe3O4 को उठाया था, उसमें हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। अब हम करेंगे आयरन को बैलेंस। क्या करेंगे, आयरन को बैलेंस। Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, इसमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसा बुक में लिखा हुआ है कि पहले हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन आयरन को भी कर सकते हैं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के परमाणु। पहला जो कॉलम रहेगा उसमें लिखेंगे हाइड्रोजन के परमाणु। ठीक है, इधर वही फिर से अभिकारकों में तीसरा जो कॉलम रहेगा उत्पादों में। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रारंभ में संतुलित करने के बाद ठीक है, प्रारंभ में अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8 है, 4 गुणे 2 8 है। उत्पादों में कितनी है, सिर्फ 2 है। ठीक है, अभिकारकों में ऑक्सीजन हाइड्रोजन 8 है, अभिकारकों में 8 है, उत्पादों में 2 है। तो बैलेंस करने के लिए अगर हम इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अभिकारकों में और उत्पादों में हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो जाएंगे। अगर 2 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, यानी कि उत्पाद में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई हम वहां पे करेंगे जहां पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखो बैलेंस हो गए। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में चलते हैं, उसमें क्या बोल रहा है, ये देखो रिएक्शन रही हमारी Fe देखो इधर 1 है, इधर 3 है, यानी कि आयरन को अब भी बैलेंस करना बाकी है। जबकि हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 4 गुणे 2 8, 4 गुणे 2 8। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, इधर कितने हैं, 4, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हमारा बचा क्या, आयरन बचा है। तो जो फिफ्थ स्टेप हमारा कह रहा है उसमें हम आयरन को बैलेंस करेंगे। तो इधर क्या लिखेंगे, आयरन के परमाणु, दूसरा जो कॉलम रहेगा हमारा अभिकारकों में, तीसरा कॉलम जो रहेगा वो रहेगा उत्पादों में। ठीक है भाई, पहला पॉइंट रहेगा प्रारंभ में कितने थे अणु, और दूसरा पॉइंट रहेगा संतुलित करने के बाद। ठीक है,
तो प्रारंभ में अभिकारक में आयरन के परमाणु कितने दे रखे हैं, इधर 1 है। उत्पाद में कितने हैं, 3 दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हमको इनको बैलेंस करना है, ठीक है। अगर हम इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें अभिकारक में, तो उत्पाद और अभिकारक में आयरन के तत्वों के बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 3 हो जाएंगे और इधर भी 3 हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से सही से नोट कर लेते हैं। ये वही रिएक्शन है जो पिछले स्टेप में थी। अगर हम आयरन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखो आयरन कितने हो गए, 3, इधर 3, यानी कि आयरन बैलेंस्ड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन देख लेते हैं, इधर 4 × 2 8, 4 × 2 8, यानी कि हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गए। ऑक्सीजन 4 × 1 4 और यहाँ पे 4, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब जो हमको ये समीकरण प्राप्त हुई, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो ये 5 से 7 स्टेप दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। ये एक लंबा प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की एक इजी मेथड लाऊंगा, जिससे कि आप आसानी से संतुलित कर सकें। ऐसा अगर हम करने बैठेंगे एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो अगला जो स्टेप है वो क्या है कि छठा स्टेप बोल रहा है कि अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का परिकलन करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये रिएक्शन हम फिर से नोट कर लेते हैं, Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सारे तत्वों की एक सूची बना लेते हैं। क्या इधर Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इधर क्या लिखेंगे, प्रारंभ में नहीं, अभिकारकों में और उत्पादों में, ठीक है। अभिकारकों में दूसरा जो कॉलम रहेगा उत्पादों में, ठीक है। ये हमारी सूची रहेगी, ठीक है। अभिकारकों में आयरन कितने हैं, 3 है, ठीक है। और उत्पाद में आयरन इधर भी 3 है, यानी कि आयरन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, इधर कितने हैं, 8 है, यानी कि हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, 1 सेकेंड, और इधर भी कितने हैं, 4, यानी कि ये जो समीकरण अब हमारे पास है ये पूरी तरीके से एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। लास्ट स्टेप जो हमारा है वो है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, यानी कि ये जो रिएक्शन हमने करी हुई है इसकी अवस्था क्या है, इसको अब हमको लिखना है, ठीक है। तो वही फिर से नोट करना है, क्या था, 3Fe + 4 क्या था, H2O Fe3O4 + 4H2, शायद यही थी, है ना। हाँ, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो भौतिक अवस्थाओं के संकेत है, देखो आपको मैं बता देता हूँ, पहले लेक्चर में बताया था कि ठोस को हम S से लिखते हैं सॉलिड, द्रव को हम क्या से लिखते हैं, लिक्विड, यानी कि L से, ठीक है, LS। इसको सही से लिख लेते हैं। गैस को हम लिखते हैं G से, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन जो होता है, लोहा की क्या अवस्था होती है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था बेसिक वाले में कि जो आयरन होता है वो हमारा ठोस होता है, यानी कि इसको हम लिखेंगे S से। H2O यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है इस रिएक्शन में, उसको हमने भाप के तौर पे लिया हुआ है, यानी कि पानी
को हम गर्म कर रहे हैं। तो पानी तो जल तो पदार्थ की द्रव अवस्था है, लेकिन जो यहाँ पे H2O हमने लिया है ये गैस अवस्था है, यानी कि भाप के रूप में पानी को लिया है। और भाप कैसी अवस्था होती है? गैसीय अवस्था होती है, ठीक है। भाप के रूप में लिख देते हैं यहाँ पे क्या, कि ये जो जल लिया गया है यहाँ पे भाप के रूप में लिया गया है, इसलिए हम इसको हम गैसीय अवस्था के अंतर्गत रखते हैं। Fe3O4 जो हमको प्राप्त हुआ है ये हमारा रहेगा सॉलिड, और हाइड्रोजन क्या है? गैस है, ठीक है। तो इन भौतिक अवस्थाओं के संकेत ऐसे लिखे जाते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि रासायनिक अपक्रियाओं के आखिर अभिलक्षण क्या होते हैं, कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया किस किस तरीके से अभिलक्षित हो सकती है। तो उसमें क्या हो सकता है? गैस निकल सकता है, क्रियाकलाप 1.3, और छेप का बनना क्रियाकलाप 1.2 में हमने देखा। रंग में परिवर्तन ये भी हमने क्रियाकलाप 1.2 में ही देखा था। ताप में परिवर्तन ये हमने क्रियाकलाप 1.3 में देखा था, कि जब हम जिंक की रिएक्शन HCl से करा रहे थे तो उसके साथ साथ तापमान भी बढ़ रहा था, यानी कि ऊष्मा निकल रही थी। अवस्था में परिवर्तन यानी कि H2O2 की रिएक्शन कराते हैं तो हमको लिक्विड यानी कि जल प्राप्त होता है, ठीक है। उसके आगे हमने पढ़ा था कि अगर एग्जाम में आपके पूछे कि गैस रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण लिखो, उसके अंदर गैस का निकलना अगर आपसे पूछे तो ये रिएक्शन लिख देना है, उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और छेप का बनना ये रिएक्शन लिख देना। ताप में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक समीकरण। तो आपको बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। उसके नेक्स्ट पढ़ा था कि किसी भी रासायनिक समीकरण को आखिर हम लिखते कैसे हैं। तो उसमें बताया कि अब दाएं पक्ष में किसी भी अपक्रिया के दाएं पक्ष में हम उत्पादों को लिखते हैं और बाएं पक्ष में अभिकारकों को लिखते हैं, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक रासायनिक अपक्रिया द्रव्यमान संरक्षित नियम पे लागू होती है, मतलब हर एक रासायनिक अपक्रिया पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण होना आवश्यक है, ठीक है। फिर हमने किसी भी अपक्रिया को संतुलित करने के जितने भी स्टेप NCERT में दिए हुए हैं वो सारे समझे, ठीक है। तो आज की क्लास हम अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने की एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा। अगर इस तरीके से आप करने जाएंगे तो आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको संतुलित करना सीखेंगे किसी भी रासायनिक समीकरण को, और उसके आगे कितनी प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं यानी कि संयोजन वियोजन उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपनी क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टाटा। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके।